हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, हम बेसिकली अपने डिस्ट्रिक्ट की सीरीज को देख रहे हैं और आज हम उस डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलेंगे जिसकी महानता का वर्णन ना केवल हिंदू टेक्स्ट बल्कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैना टेक्स्ट में भी हमको देखने के लिए मिलता है, जो केवल अपने धर्म के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा बल्कि अपने व्यापारिक मार्गों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। विश्व के सबसे प्रचलित मार्गों में अगर हम भारत के मार्गों की बात करें तो प्राचीन इतिहास में उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही मार्गों से ये डिस्ट्रिक्ट आपको कनेक्टेड दिखाई पड़ेगा। इसकी महानता का वर्णन हमारे ही ग्रंथों में नहीं बल्कि जो अंतरराष्ट्रीय फॉरेन ट्रेवलर्स यहां पर आए, जिसमें चीनी, फाहियान और वेनसांग की हम बात कर सकते हैं, उन्होंने भी बेसिकली यहां पर विजिट किया था और इस पावन धरती की महानता का वर्णन किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवी पाटन मंडल के उस डिस्ट्रिक्ट की जो कि एक अंतरराष्ट्रीय देश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है और आजकल बहुत सारी गतिविधियों को लेकर के भी प्रचलन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है, श्रावस्ती। श्रावस्ती जो कि आपको देवी पाटन मंडल में दिखाई पड़ता है। यदि हम इसकी लोकेशन को देखें तो लोकेशन में थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यदि हम इसकी लोकेशन को देखने का प्रयास करें तो लोकेशन हमको पता चलती है कि यह है हमारा श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट यह देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि अपनी बाउंड्री बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, तीन तरफ से बेसिकली भारतीय डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको जो देखने के लिए मिल रहे हैं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और खुद श्रावस्ती, ये चारों मिलकर के एक मंडल का निर्माण करते हैं जिसका नाम है देवी पाटन मंडल। और इस देवी पाटन मंडल का हेडक्वार्टर आपको डिस्ट्रिक्ट गोंडा में देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही ये अपने एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल के साथ भी साझा करता है। और आपको मालूम है कि नेपाल अभी हाल में जब पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी कायराने हमले किए गए थे और उसके बाद जो एक टेंस भरा माहौल हमने देखा था, उसके दौरान इस नेपाल बॉर्डर से जाली करेंसी और अवैध माइग्रेशन की घटनाएं बढ़ी थी। इसी कारण ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया था और बहुत सारे अवैध मदरसे जो यहाँ पर चल रहे थे, जो चल रहे थे, उन सभी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शटडाउन भी किया गया है। तो इसी कारण ये श्रावस्ती आपको लगातार प्रचलन में देखने के लिए मिलता है। सीमाओं से सुरक्षित, सीमाओं से जुड़े हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां पर एक आंतरिक सुरक्षा का हमेशा से एक पैराडाइम चैलेंज करता ही करता है। इसी कारण हमारी सरकारों को भी ऐसे क्षेत्रों के ऊपर विशेष ध्यान देना की नीड भी होती है और वो विशेष ध्यान दे भी रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर हम देखेंगे बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती। तो चारों के चारों आपको तराई बेल्ट के रीजन के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तराई बेल्ट है आपकी। तो तराई बेल्ट की अब क्लाइमेट कैसी होती है आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात भी है कि तराई बेल्ट का मतलब है फुल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पर वाटर लविंग क्रॉप्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। वाटर से संबंधित बहुत सारी यहाँ पर डिजीजेस भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। वाटर ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो वाटर, बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर थोड़ा सा उस हिसाब से डिजीजेस भी देखने के लिए मिलती हैं, खासकर वर्षा ऋतु के समय में। उसी प्रकार यहाँ के वाटर में आपको वाटर का लेवल तो बहुत ऊपर है लेकिन वाटर का जो कंटेंट है वो उतना रिच नहीं है। तो इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी खासकर जल जीवन मिशन के तहत यहाँ के क्षेत्रों को बेसिकली फोकस कर रही है। आपका ये एक नैसर्गिक कर्तव्य है कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया भी था। आखिर आप मुझे ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं।
क्या देवी पाटन मंडल से कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलता है? तो प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मंडल की बात करें तो यहां पर आपको देवी पाटन मंडल देखने के लिए मिल रहा है। दिस वन इज योर देवी पाटन मंडल, और ये देवी पाटन मंडल लखनऊ के साथ अपने बाउंड्री को शेयर भी करता है। यहां पर आप देखें तो गोंडा, इधर बलरामपुर, इधर श्रावस्ती और इधर बहराइच, ये चारों मंडल्स को मिला दिया जाए और इन चारों मंडल में 3 मंडलों को आप देखें तो बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, 3 के 3 मंडल, 3 के 3 डिस्ट्रिक्ट आपको अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ सीमा साझा करते हुए दिखते हैं। आइए बात करते हैं इनके थोड़ा सा इतिहास की तरफ। तो श्रावस्ती की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध से विशेष रूप से यह हमको जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार विभिन्न देशों के द्वारा यहां पर मठों का भी निर्माण करवाया गया है, जैसे दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि जैसे विभिन्न देशों द्वारा निर्मित प्राचीन स्तूप, विहार और मठ हमें देखने के लिए मिलते हैं। दिमाग में रखने का भी यह प्रयास कीजिए कि आखिर ये श्रावस्ती का जो आपको रीजन देखने के लिए मिलेगा वो प्राचीन भारत में कोशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। कोशल महाजनपद जिसकी 2 राजधानियां भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, एक है श्रावस्ती और दूसरी थी आपकी अयोध्या। उस दौरान इसी श्रावस्ती को आप साहेत और माहेत के नाम से भी संबोधित किया करते थे। ये जितने भी देश आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये कहीं ना कहीं आज हमारी सॉफ्ट पॉलिसी की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा आवश्यक स्तंभ भी है। बुद्धिज्म हमारे सॉफ्ट पॉलिसी का और विदेश नीति का एक आवश्यक स्तंभ है जो इन देशों के साथ हमको जोड़ता भी है। बात करें तो यहाँ के लगभग जनसंख्या, जिला लगभग इतने किलोमीटर है, यह हमारे लिए ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी एकमात्र आधिकारिक भाषा है और ये जो रीजन है यहाँ पर अवधी भाषा बोलने वाले आपको अधिकतर लोग देखने के लिए मिलते हैं। तो अवधी भाषा आपको यहाँ पर देखने वाले लोग बेसिकली मिलेंगे। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, 4 आर्थिक संभाग हैं और 18 मंडल आपको लिए देखने के लिए मिलते हैं। 18 मंडल में एक मंडल तो मैंने आपको देवी पाटन मंडल का अभी जिक्र किया, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिले आते हैं। 4 आर्थिक संभाग भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूर्वी आर्थिक संभाग, पश्चिमी आर्थिक संभाग, मध्य आर्थिक संभाग और आपका बुंदेलखंड आर्थिक संभाग। तो आपका ये श्रावस्ती जो है, बलरामपुर जो है, ये बेसिकली आपके पूर्वी आर्थिक संभाग का पार्ट है। इन चीजों को भी दिमाग में रखें। अगर यहां पर बात करें अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये हमारे पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राप्ती नदी। राप्ती नदी को अगर हम देखें तो वो यहां से आपको दिखाई पड़ेगी। अगर हम यहाँ के डेमोग्राफी के प्रोफाइल को देखें तो एक मुख्य डोमिनेंट धर्म जो है वो आपको हिंदुज्म देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो सेकंड जो डोमिनेंट धर्म आपको देखने के लिए मिल रहा है वो बेसिकली इस्लाम देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए इस्लाम के अकॉर्डिंग जो भी मदरसे यहाँ पर चल रहे हैं, मदरसों की संख्या जो है आपको बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। खासकर जो लीगल मदरसे हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उनकी तरफ बिल्कुल भी उनका उन्नयन भी कर रही है, उनका पुनरुत्थान भी कर रही है। वहां पर साइंस एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। लेकिन जो ये बॉर्डर स्टेट के पास मदरसे हैं, जो कि बहुत सारे अवैध मदरसे भी हैं, इलीगल मदरसे भी हैं और जो कई कई सालों से चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन मदरसों को न केवल बंद किया जा रहा है, बल्कि वहां पर जो भी हमारे भाई बहन वहां पर पढ़ते हैं उनको बेसिकली वहां से फिर दूसरी प्राथमिक पाठशालाओं में शिफ्ट भी किया जा रहा है। उसी प्रकार यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी आपको डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में देखने के लिए मिलती है। हिंदी डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में देखने के लिए मिलती है। सेकंड नंबर पर अवधी आपको देखने के लिए मिलती है और थर्ड नंबर पर उर्दू आपको देखने के लिए मिलती है। हमने पहले भी सिद्धार्थनगर की आपसे बात की थी, तो वहां पर भी आपको अवधी भाषा भी देखने के लिए मिल रही थी, हिंदी भी देखने के लिए मिल रही थी। तो पूर्वांचल के क्षेत्र में आइए तो अवधी, ये थोड़ा सा आपको पूर्वांचली तो होगी, मतलब ये लखनऊ वाला ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि लखनऊ के साथ देवी पाटन मंडल भी शेयर कर रहा है, तो ये पूरा अवधी भाषा का भी एरिया आपको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार इतिहास की बात करें तो कहते हैं इतिहास की शुरुआत युगादिदेव श्री आदिश्वर प्रभु द्वारा जनपद की स्थापना से होती है।
ये कौशल जनपद की राजधानी था। यहाँ पर कई हमको जैन राजा देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा दो महान जैन तीर्थंकरों के भी जन्म स्थान से ये पावन भूमि जुड़ी हुई है, जिसमें तीसरे तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी हमको देखने के लिए मिलेंगे और एक 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभा जी, वो भी हमको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। इसे पुराने दिनों में कुणाल नगरी चंद्रिकापुरी भी कहते हैं। जैन टेक्स्ट्स में बेसिकली इसको चंद्रिकापुरी के नाम से भी यहाँ पर संबोधित किया गया है। भागवत पुराण से हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई श्रावस्त नामक राजा जो थे, उन्होंने बेसिकली इसका जिक्र करवाया था। इनके बारे में भी हमें मालूम चलता है कि योगादिदेव श्री आदिश्वर प्रभु के द्वारा इसका स्थापना करवाई गई थी। लेकिन राजा के रूप में हमें किसी श्रावस्त नामक राजा के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो इक्ष्वाकु वंश अयोध्या, जिनसे बेसिकली प्रभु राम भी जुड़े रहे, बेसिकली उन्होंने बेसिकली कहते हैं करवाया था। तो जिसकी उत्पत्ति पौराणिक व्यवसत्व मनु से हुई है। तो हम मनु का कॉन्सेप्ट जानते हैं, पुराणों को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां मनु के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। मनु पृथ्वी की उत्पत्ति से भी आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो पहले महामानव के रूप में मनु हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो भागवत पुराण के अनुसार इस शहर का निर्माण श्रावस्त नामक राजा ने करवाया था, जो इक्ष्वाकु वंश से थे। उत्पत्ति व्यवसत मनु से हुई थी। पाली और बौद्ध साहित्य में अगर हम देखें तो इसे सावत्थी के नाम से जाना जाता है। आजीवक के जो फाउंडर रहे मखलीपुत्र गोशाल, कहते हैं वो भी श्रावस्ती के पास श्रावण नामक एक जगह थी, वहां पर उनका जन्म स्थान था। तो ये भी श्रावस्ती से ही संबंधित हमको दिखाई पड़ेंगे मखलीपुत्र गोशाल जी। जैन साहित्य में कुणाल नगरी चंद्रिकापुरी कहा गया है। मखलीपुत्र गोसाल का जन्म भी आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। दो तीर्थंकर हमको महाराज संभवनाथ जी, तीसरे जैन तीर्थंकर, और प्रभु चंद्र प्रभा जी जो 8वें जैन तीर्थंकर थे, उनकी जन्म स्थली के रूप में आपको श्रावस्ती देखने के लिए मिलता है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कौशल महाजनपद का पार्ट आपको लिए देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा अवध वाला रीजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये हमारे रामायण की पवित्र भूमि से भी जुड़ा हुआ है। तो हिंदू धर्म के लिए भी श्रावस्ती बहुत पवित्र है, बुद्धिज्म धर्म के लिए भी श्रावस्ती बहुत पवित्र है और जैन धर्म के लिए भी श्रावस्ती बहुत प्रसिद्ध है। चीनी यात्री फाहियान भी यहां पर आया था। उसके बाद वेनसांग भी यहां पर आया था और उसने यहां पर जेतवन के मठ के बारे में हमें जिक्र किया है। जेतवन आप सभी जानते हैं जेतवन के बारे में कि जेतवन जो है अनाथ पिंडक व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को बेसिकली पूरा जितना भी बड़ा आपको जेतवन देखने के लिए मिलेगा उसमें सब में स्वर्ण मुद्राओं को बिछा दिया था और महात्मा बुद्ध को इसको गिफ्ट के रूप में दिया भी था। तो वेनसांग ने इस जगह को जेतवन मठ के रूप में भी वर्णित किया है। धर्म को मजबूत करने, मुस्लिम आक्रमण से अपने साम्राज्य में मंदिरों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध राजा सुहेल देव सुहध्वज भी मोहम्मद गजनवी को यहाँ पर जो उसका आया था, क्या कहते हैं वो, मोहम्मद गजनी का सैयद सालार मसूद गाजी, उसको भी बेसिकली उन्होंने डिफीट किया था। अलाउद्दीन खिलजी और उसके सैनिकों ने भी यहाँ के मंदिरों को ध्वस्त किया था। श्रावस्ती गांव के पास साहित्य माय क्षेत्र से बड़ी संख्या में हमें प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख इत्यादि ये सब मिलते हैं। यहाँ पर हम जब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स, ये सब चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें अनाथ पिंडक स्तूपा इन श्रावस्ती में ही अनाथ पिंडक के स्तूप का निर्माण करवाया गया। बुद्धा के इस प्रकार के स्टैचूज का निर्माण करवाया गया। अभी हम आगे देखेंगे भी। आनंद बोधि ट्री इन जेतवन मोनास्ट्री, तो ये जेतवन मोनास्ट्री भी आपको देखने के लिए यहाँ मिलती है। तो इसका भी, इसमें बेसिकली आनंद बोधि ट्री का निर्माण करवाया गया। गंधक कुटी हमको देखने के लिए मिलती है। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो वर्षावास बिताए थे वो यहीं पर बिताए थे, खासकर जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वाला जो महीना है खासकर आपके वर्षा ऋतु का, तब बुद्धिज्म में जो भिक्षु हुआ करते थे वो बेसिकली एक ही जगह रहा करते थे और जो भी वो सिंस किया करते थे उन सबको एक्सेप्ट किया करते थे। स्तूपा ऑफ अंगुलीमाल, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो भेंट हुई थी यहीं पर अंगुलीमाल से हुई थी
और अंगुलीमाल को उन्होंने यहीं पर ज्ञान का उपदेश दिया था। सीन इन जेतवन। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर हम लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बात करें तो देवी पाटन मंडल आपको लिए देखने के लिए मिलेगा, और एक आपको लोकसभा की सीट देखने के लिए मिलती है श्रावस्ती वाली, और 2 आपको असेंबली सीट देखने के लिए मिलती है श्रावस्ती और भिनगा वाली। इसी प्रकार यहां पर जब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं तो 3 तहसील, 5 विकास खंड, ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट किस प्रकार से एक समावेशन को बढ़ावा दे रही है सभी के सभी जिलों के मध्य में, राज्यों के मध्य में भी देखने के लिए मिल रहा है। आजकल प्रतिस्पर्धी संघवाद, जिलों के स्तर पर भी आपको प्रतिस्पर्धा को गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य भी दे रहे हैं। तो यहां पर जिलों के रूप में आपके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए और उस जिले का इंपॉर्टेंस बढ़ाया जाए। तो वैसे ही महोत्सव आपको दिखाए जा रहे हैं, दैट इज जैसे श्रावस्ती महोत्सव। इसी प्रकार आप यहां पर उद्यम सारथी ऐप में जा सकते हैं, ब्लड डोनर पूल में जा सकते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चल रही है उस पर जा सकते हैं, तो उसमें सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकते हैं, ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इन सबके थ्रू आप ई गवर्नेंस के माध्यम से गवर्नमेंट की सारी सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, एक सजग नागरिक भी बन सकते हैं और भ्रष्टाचार को कम करने में भी योगदान दे सकते हैं। गुड गवर्नेंस की यह सबसे बड़ी पहचान होती है। जैसे जब जिला श्रावस्ती को हम सर्च करते हैं तो सेवाओं के विभाग में जैसे ही जाते हैं तो ये सारी सेवाएं आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस के माध्यम से दे देती है। जैसे नागरिक सेवा का पोर्टल है, डिजिटल सेवा का पोर्टल है, जिसमें आपकी पेंशन है, जिसमें आपकी शिक्षा की स्कॉलरशिप है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अपने आप में बहुत बड़ा पोर्टल आपको लिए देखने के लिए मिलेगा, जो कि साथी ऐप इन सबसे भी बेसिकली कनेक्टेड है। ऑनलाइन नागरिक सेवाएं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं, आप क्लिक कीजिए और सीधे आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर ले जाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ की अगर आर्थिक रूपरेखा को देखें तो फिलहाल आप सभी जानते हैं कि साक्षरता के पैमाने में आज भी ये डिस्ट्रिक्ट जो है आपको बहुत ही पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे कम साक्षरता आपको देखने के लिए मिल जाती है श्रावस्ती इन सब रीजन्स में। तो अधिकतर जो जनसंख्या है यहां से माइग्रेशन ही करती है, कहां पर, पश्चिमांचल की तरफ। तो यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो आपको एग्रीकल्चर ही देखने के लिए मिलता है, किंतु गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ओडीओपी के माध्यम से बेसिकली यहाँ पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस, व्हीट, शुगर केन कल्चर ही आपको मेनली देखने के लिए मिलेगा, और तराई बेल्ट है तो उस हिसाब से पानी की प्रचुरता है तो पानी के आधारित आपको खेती भी देखने के लिए मिलती है। श्रावस्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जो इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो द क्राफ्ट मेड एट श्रावस्ती मेनली हैंडमेड एंड पीपल ऑफ थारू ट्राइब, लखीमपुर खीरी में भी हैं, इधर भी आपको ले देखने के लिए मिलेंगे। तो ट्रेडिशनल इस प्रकार के क्राफ्ट्स को बनाया जाता है। आप मुझे केवल इतना बता दीजिएगा कि ओडीओपी में आपने क्या शामिल किया है, एक बार देख करके बता दीजिएगा, वरना पता तो चल ही गया है आपको। तो इससे लोकल मार्केट को न केवल प्रमोट किया जा रहा है बल्कि यहाँ की जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं उसको राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को आप पढ़ सकते हो। क्राफ्टमैनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ की, जिसको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बढ़ावा दे रही है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो लकड़ी की इस प्रकार की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं बुद्ध की, और ये भी अपने आप में ट्राइबल क्राफ्ट का एक उन्नत नमूना है। यदि इसको आज हम जहां पर बुद्धिज्म फैला हुआ है, चाहे आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, चीन, जापान, मंगोलिया या इधर आपका श्रीलंका, तो यहां पर भी एक बड़ा मार्केट हम प्राप्त कर सकते हैं इनको लेकर के। हैंडमेड प्रोडक्ट्स मेनली बनाए जाते हैं और हैंडमेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी ज्यादा होती है और साथ में लोकल स्तर पर वो एक रोजगार को बढ़ावा भी दे सकती है। तो यहां पर आप इस चीज को देख रहे हो, दिस वन इज योर इंडस्ट्री। तो यहां पे वही लिखा है, श्रावस्ती में बने शिल्प मुख्य रूप से हस्त निर्मित हैं और थारू जनजाति जो है इन शिल्पों को बनाने में प्रॉपरली माहिर भी है। शिल्पकार कई प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, कपड़े की चादरें, कवर, मेजपोश, ये सारी चीजें इसमें बनाई जाती हैं। अगर परिवहन की बात करें तो एक अच्छे तरीके से परिवहन से कनेक्टेड तो है, लेकिन बॉर्डर स्टेट है तो फिर वहां पर क्या कहते हैं उस हिसाब से डेवलपमेंट की कमी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर से लेकर के आपके नोएडा तक एक पूरा हाईवे बना रही है, जिसकी कनेक्टिविटी अंबाला से लेकर के इधर नॉर्थ ईस्ट के जलपाईगुड़ी तक करवाई जाएगी, और उस
की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि वो तराई बेल्ट से भी होकर के जाएगा, ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में भी जाएगा। तो अगर जब ये हाईवे आपका बनेगा गोरखपुर से पश्चिमांचल का, तो यहां पर फिर मेजर इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि यहां का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसका उपाय सुझाती है, तो बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर हमको मेजर हब्स, मेजर इंडस्ट्रियल हब्स देखने के लिए यहां पर मिल जाएंगे। तो ये इसका निकटतम रेलवे स्टेशन बलरामपुर गोंडा रेलवे स्टेशन है। श्रावस्ती निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ भी है। अब नए नए हवाई अड्डे भी बन रहे हैं, इधर साइड चलेंगे तो कुशीनगर भी आपको अब देखने के लिए मिल जाएगा। वनस्पति जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ स्पेशली आपको सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य देखने के लिए मिलेगा। तराई बेल्ट है तो उस हिसाब से फ्लोरा और फौना भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो साहेत माहेत पुरातत्व स्थल भी देखने के लिए हमको यहाँ पर मिलता है, जो 6ठी शताब्दी में सबसे ज्यादा प्रचलित रहा। उसी प्रकार जेतवन मठ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जेतवन जो महात्मा बुद्ध को दिया गया था। आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि कौशल के राजा जो उस समय प्रसेनजित थे, उन्होंने बेसिकली महात्मा बुद्ध को एक विहार दिया था, उस विहार का नाम क्या था? उसी प्रकार भारत नेपाल सीमा पर सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे 1988 में स्थापित किया गया था। हिंदुओं के लिए एक बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है विभूतिनाथ मंदिर, विभूतिनाथ मंदिर। उसी प्रकार कच्ची कुटी, तो कच्ची कुटी भी एक इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल के रूप में आपको दिखाई पड़ता है, तो कच्ची कुटी। इसी प्रकार विपश्यन्या ध्यान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, जो मेडिटेशन सेंटर के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां पर मेडिटेशन सेंटर के रूप में आप सभी को मालूम है कि वाराणसी में भी बेसिकली एक मेडिटेशन सेंटर को निर्मित किया गया है। उसी प्रकार यहां पर भी विपश्यन्या मेडिटेशन सेंटर को बेसिकली प्रमोट किया गया है, जहां ध्यान के माध्यम से को प्रमुखता दी गई है। उसी प्रकार प्रमुख पर्सनालिटीज के देखें तो ये मंदिर है स्पेशली भगवान आदिश्वर नाथ जी का। कहते हैं वही आए थे और उन्होंने बेसिकली यहां पर इस सिटी को डेवलप भी किया था। स्थापना यहां रहने के दौरान पानी भोजन तक नहीं लिया था उन्होंने। तो आज ये मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आदिश्वर प्रभु जी का। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध के लिए देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने जो वर्षावास बिताए थे वो यहीं पर बेसिकली बिताए थे। बाद में आज भी उत्तर प्रदेश सरकार की जो पर्यटन पॉलिसी है, उस पर्यटन पॉलिसी में बौद्ध सर्किट्स का निर्माण किया जा रहा है। उस बुद्धिस्ट सर्किट में बेसिकली ये श्रावस्ती को भी शामिल किया गया है। तो फिर यही तक था लास्ट। तो श्रावस्ती के बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसको हमने देखा, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल से ही ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ के रूप में दक्षिणापथ से भी अच्छे तरीके से कनेक्टेड था और मध्य पथ से तो कनेक्टेड था ही था। तो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन सेंटर के रूप में हमको श्रावस्ती देखने के लिए मिलता है। आज भले ही एक पिछड़ा रीजन देखने के लिए आपको मिल रहा हो, लेकिन वर्तमान सरकार इस प्रकार के प्रयास भी कर रही है ताकि एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इन क्षेत्रों को कनेक्ट किया जा सके। तो उसमें गोरखपुर और पश्चिमांचल का जो हाईवे है वो एक सबसे बड़ी भूमिका के रूप में देखने के लिए मिलेगा। वित्तीय समावेशन की बात करें या सामाजिक समावेशन की बात करें तो हर चीज की उपलब्धता ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। धीरे धीरे क्या कहते हैं, ये चेतना जागृत भी हो रही है समाज के भीतर। आप भी एक सशक्त नागरिक और जागरूक नागरिक बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उद्यम प्रदेश की यात्रा एक सशक्त और एक मजबूत जागरूक युवा के द्वारा ही कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलेंगे नेक्स्ट जिले की तरफ। आप भी अपने जिले का नाम मेंशन कर सकते हैं जिसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।